नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सभी? एकदम ठीक। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक फिनोमेना समझेंगे पहले, और उस फिनोमेना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग of light rays when it goes from one medium to another medium। तो बेटा ये ऐसा फिनोमिना होता है कि जब कोई लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेंगे ये एक मीडियम है, बाहर एक मीडियम है एयर। ठीक है, और ये जो मीडियम है दूसरा मीडियम ये वाटर है। अब नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेंगे, ये इमेजिनरी लाइन होती है, और एक इंसिडेंट रे हम स्ट्राइक करवाएंगे और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमने देखा कि ये लाइट रे थोड़ी बेंड की, ठीक है, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल आई है इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो इंसिडेंस एंगल होता है वो सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं होता, नॉर्मल और किसके बीच में होता है? इंसिडेंट रे के बीच में होता है। और एंगल आर इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे ये लाइट इस मीडियम से आई और यहां पे बेंड की। ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आती है और टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हम एक दो पॉइंट लिखेंगे आगे कि लाइट रे ऐसे बेंड क्यों कर रही है। ठीक है, तो उसके बारे में लिखेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, दो तीन बातें समझेंगे पहले। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? तो लिखेंगे वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस या स्मॉल, सॉरी, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर और लार्ज। या तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है, जहां पे स्पीड ऑफ, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और दूसरी बात, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम होगा? बोलो बोलो, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ज्यादा भी या कम होगी? वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम होगी, या स्मॉल। ठीक है, जहां पे लाइट की स्पीड जिस मीडियम में कम होगी उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है बेटा, इसमें एक टर्म भी आती है कि ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, और एक बात होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, और एक होता है मास डेंसिटी। ये दो टर्म्स होती हैं। ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों सेम टर्म्स नहीं है। मास डेंसिटी आपको मालूम है कि मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं इसको। ठीक है, इसका यूनिट भी होता है क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। आप देखेंगे कि वाटर की मास डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की जो मास डेंसिटी है वो कितनी होगी? कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये बहुत बड़ा होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर और 1 मीटर का क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब बहुत बड़ी आपके पास एक कंटेनर बनेगा। ठीक है, 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की हाइट, 1 मीटर की ब्रेड्थ, तो आप बोलो कितना क्यूब बनेगा? तो 1000 kg उसमें क्या आ जाएगा? वाटर।
ठीक है, वो पर मीटर क्यूब, इसको बोलते हैं वाटर की डेंसिटी। ठीक है, ये मास डेंसिटी होती है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है बेटा? ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है कि हम इसमें मेजर करें ऑप्टिकल डेंसिटी को। हो सकता है कि कोई मटेरियल की मास डेंसिटी ज्यादा है लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, या हो सकता है कि मास डेंसिटी और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा वो मास डेंसिटी उसकी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ऐसा है हमारे पास एग्जांपल। आप देखिए, ये ऑप्टिकल डेंसिटी होता है जहां पे लाइट की जो स्पीड है वो कम होगी, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। तो मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल डेंसिटी को जज ना करें। हो सकता है कि किसी मटेरियल की मास डेंसिटी, मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है कि किसी मटेरियल की मास डेंसिटी ज्यादा हो और लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, वो ऑप्टिकली रेयर हो। ठीक है, तो उस केस में लाइट की जो बेंडिंग है वो कम होगी उस वाले मटेरियल में। लेकिन अगर उसको आप पानी में डाल दोगे उस मटेरियल को, तो वो तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है लेकिन मास डेंसिटी उसकी ज्यादा है, तो वो नीचे रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो मटेरियल है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आगे मैं बात करूंगा। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास वाटर का, वो होता है 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास केरोसिन ऑयल का, ये हमारे पास होता है 1.44। लेकिन जो केरोसिन ऑयल है इसकी मास डेंसिटी क्या होती है? इसकी मास, केरोसिन ऑयल की जो मास डेंसिटी है वो होती है 800 या अप्रोक्सीमेट 800 या 820 केजी, 820 केजी पर मीटर क्यूब। आप देखो वाटर की है मास डेंसिटी 1000 केजी, तो इसकी वाटर की मास डेंसिटी ज्यादा है लेकिन वाटर का यहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और केरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन केरोसिन ऑयल जो है वो वाटर में क्या करेगा? तैरेगा। क्योंकि उसकी मास डेंसिटी क्या है? केरोसिन ऑयल की मास डेंसिटी क्या है? केरोसिन मास, उसकी मास डेंसिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की मास डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो पानी जो है वो नीचे रहेगा और केरोसिन ऑयल ऊपर आएगा पानी के ऊपर। लेकिन इन केस ऑफ लाइट, जब लाइट इंटरेक्ट करेगी वाटर और केरोसिन के साथ, तो लाइट सबसे ज्यादा बेंड कहां करेगी? वाटर में या केरोसिन में? ऑब्वियसली केरोसिन में, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, अब दो तीन बातें और लिखेंगे, ये नोट कर लेंगे। ऑप्टिकली रेयर मीडियम आप समझ गए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आप समझ गए। ठीक है, दो तीन पॉइंट्स लिखेंगे और। व्हेन लाइट रेज goes from optically rarer medium to optically denser medium, then it bends towards the normal। देखो, जब लाइट रे रेयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। कैसे? ये देखो, यहां पे एयर है और ये यहां पे वाटर है। एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है। एयर क्या होता है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में ही होती है और एयर हम उसके कंपैरिजन में मान लेते हैं, थोड़ी सी कम होगी एयर में, लेकिन हाँ वैक्यूम के कंपैरिजन में इसको हम मान लेते हैं। तो एयर में, एयर एक मैक्सिमम स्पीड कहां होगी? एयर में। तो एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। बाकी किसी भी मीडियम में लाइट जाएगी तो लाइट की बेंडिंग होगी, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो दिस इज द नॉर्मल। अब लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करेगी तो बेटा ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर हुई बात? अब दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन लाइट रे, सेकंड पॉइंट, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम ऑप्टिकली
denser medium to optically rarer medium, then it bends, या it will go away from the normal. आप देखो इस केस में क्या बोल रहा है। अच्छा, एक बात आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं है। जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये रिफ्रैक्टेड एंगल देखो, ये छोटा बन रहा है ना, ये देखो ये छोटा एंगल बन रहा है और ये बड़ा एंगल है। तो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, लेकिन रोज ऑफ रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन के केस में ये डिपेंड करेगा कि लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। ठीक है, अगर वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, रिफ्रैक्शन एंगल छोटा होगा। अब दूसरा केस हम समझ लेते हैं। यहीं पे क्या बोल रहा है ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, अब की, और ये एयर है। अब की बार लाइट रे यहां से जाएगी अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। मान लो ये बना आपके पास ऐसे गई, ये इंसिडेंट एंगल है। तो लाइट रे, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना, वाटर क्या है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये एयर क्या है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से ऐसे जाएगी, अवे, नॉर्मल की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन है एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल से ये छोटा है इंसिडेंट एंगल। तो ये डिपेंड, रिफ्रैक्शन के केस में ये डिपेंड करेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। और रिफ्रैक्शन के केस में डिपेंड करेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रही है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। ये मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या ऐसा कोई केस है कि रिफ्रैक्शन, जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा? क्या ऐसा कोई केस है? यस, बिल्कुल। कौन सा केस है? व्हेन कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, नंबर 1, व्हेन light rays incident normally on the surface। ठीक है, जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है सरफेस के ऊपर, कैसे? ये देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, और आपने इस लाइट रे को भी इस एंगल से ही स्ट्राइक किया तो ये ऐसे चली जाएगी, बेंड नहीं होगी कहीं भी। तो बेंड नहीं होगी तो एंगल आई कितना है यहां पे? एंगल आई इज द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन पे ऊपर से कितना होगा? 0। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहां पे 0 ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है, बेंडिंग हुई नहीं लाइट की, तो रिफ्रैक्शन भी इसी के ऊपर है। तो एंगल आई 0, एंगल आर 0। ठीक है, बेंडिंग नहीं हुई यहां पे, तो देयर इज नो बेंडिंग, देयर इज नो रिफ्रैक्शन अकर्स, नो रिफ्रैक्शन अकर्स। एक केस ये हो गया। एक और केस है नो रिफ्रैक्शन का, और वो कौन सा केस है? सेकंड पॉइंट, व्हेन बोथ द मीडियम्स आर सेम। ठीक है, जब दोनों ही मीडियम सेम होंगे, मतलब ये भी एयर है ये भी एयर है, तो क्या लाइट रे ऐसे जाएगी? ऐसे चली जाएगी, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग। ठीक है, जब दोनों ही मीडियम सेम होंगे तब रिफ्रैक्शन नहीं होता, और जब आपके पास लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तब देयर इज नो रिफ्रैक्शन अकर्स। अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझते हैं। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, हमारे पास यहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ठीक है, क्या क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? नंबर 1, the incident ray, refracted ray and normal all
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इट मीन्स जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो दोनों ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। कैसे? ये देखो, ये वाटर है, ये इंसिडेंट रे है, सॉरी नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में गई, बोर्ड के प्लेन में, क्योंकि ये इंसिडेंट रे किसमें थी? बोर्ड के प्लेन में, और रिफ्लेक्टेड रे भी किसमें गई? बोर्ड के प्लेन में। नॉर्मल भी किसके प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम सेकेंड लॉ देखेंगे रिफ्रैक्शन का। सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of incident angle and to the sine of refracted angle is constant. The ratio of the sine of incident angle to the sine of refracted angle is constant. It means sin I over sin R is equal to constant, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये रेशो ऑफ साइन साइन आई और साइन आर क्या है? आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा। जैसे देखो, ये वाटर था, ये एयर था, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब लाइट रे ऐसे इंसिडेंट की और ये ऐसे बेंड कर गई, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल। अब देखो, यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं और यहां भी मैं एक परपेंडिकुलर लगा दूं, ये आर एंगल है, ये आई एंगल है। अगर इसका मैं साइन आई निकालूं और इसका साइन आर निकालूं तो बेटा उनका जो वैल्यू आया, ठीक है। अच्छा, ये एक एंगल के लिए नहीं, मान लो आपने लाइट रे ऐसे स्ट्राइक की, फिर लाइट रे ऐसे बेंड की, तो ये भी साइन आई, ये भी साइन आई बनेगा, ये साइन आर बनेगा। और एंगल बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे गया, तो ये साइन आर साइन आई, ठीक है। हर बार देखा गया कि हर केस में जो साइन आई ओवर साइन आर बराबर आया, साइन सेकंड केस के लिए साइन आई ओवर साइन आर, थर्ड केस के लिए साइन आई ओवर साइन आर, ये हर बार देखने पर क्या हुआ? कांस्टेंट आई वैल्यू। मतलब अगर ये एयर है, ये वाटर है, तो बेटा साइन आई और साइन आर की वैल्यू कितनी आई थी? 1.33। ये भी 1.33 आया, ये भी 1.33 आया। मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था हर बार, हर इंसिडेंट एंगल के लिए, हर डिफरेंट इंसिडेंट एंगल के लिए ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट ही आ रही थी। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है स्नेल्स, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, उन्होंने देखा था, तो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये होता क्या है, इसकी और डेफिनेशन हम देखते हैं कि है क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑब्लिक एयर divided by speed of light in medium। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को बेटा हम c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में मान लो v है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई v। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां पे एक मीडियम होता है आपके पास, वैक्यूम या एयर,
और दूसरा मीडियम होगा कोई भी, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही, लाइट रे एयर से वाटर में जा रही, ठीक है। तो दूसरा मीडियम हो, ये दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड होगी, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है। इसको सी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को। क्लियर होगी बात। अब ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको नोट्स में डालेंगे। एब्सोल्यूट, ये बोर्ड में पूछा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is always greater than 1, ठीक है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा? सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड कहां होती है लाइट की? मैक्सिमम स्पीड कहां होती है? एयर में या वैक्यूम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड होती है कितनी? 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा लाइट की स्पीड नहीं है। लाइट की स्पीड आपके पास वैक्यूम में 3 या एयर में 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो आप देखो, ये तो मीडियम में लाइट की स्पीड है और ये आपके पास वैक्यूम में, ये मैक्सिमम होगा। ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा बड़ी ही रहेगी और ये तो छोटा ही आने वाला है, क्योंकि लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में जाके घटती है, कम होती है, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कि लाइट की स्पीड, जब कितने अमाउंट में लाइट की स्पीड कम हो रही है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपको पास बोर्ड में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये नोट्स में डालेगी। अब सेकंड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं RI लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये व्हेन light rays goes from medium 1 to medium 2 is known as relative refractive index, ठीक है। When light rays goes from medium 1 to medium 2, अब मीडियम जो है ये यहां पे मीडियम, जब मीडियम आपका एक मीडियम आपका एयर या वैक्यूम नहीं होगा, दोनों ही मीडियम होंगे अलग अलग। जैसे आप वाटर और ग्लास में, मतलब वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही लाइट या वाटर से ग्लास में जा रही लाइट, ठीक है। तो अब की बार इन दोनों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगा जिसमें दोनों ही डिफरेंट मीडियम होंगे, मतलब इन दोनों में कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर आपको मैं बोल दूं कि ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, अब लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है। ये मीडियम 1 है, यहां से गई लाइट रे और मैंने देखा कि इस लाइट रे की बेंडिंग हुई ऐसे मीडियम 2 में। मतलब फिर भी ये जो मीडियम, अगर लाइट रे बेंड कर रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो आपको पता होना चाहिए ये मीडियम कैसा है? ऑप्टिकली रेरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेरर मीडियम। और ये मीडियम डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहां पर देखो लाइट रे ऐसे बेंड की ना, यहां से यहां, अगर ऐसा होता कि लाइट रे ऐसे बेंड कर जाती तो ये वाला ऑप्टिकली डेंसर होता और ये वाला ऑप्टिकली रेरर होता। क्लियर होगी बात? तो बेटा इसमें अब मीडियम 2, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे? देखो बड़े ध्यान से देखना, जिस मीडियम में लाइट जा रही होती है, देखो इस मीडियम से आ रही है और इस मीडियम में जा रही है, तो बेटा जिसमें लाइट जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं हम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको पढ़ेंगे कैसे? लिखो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और जिस मीडियम में लाइट, जिस मीडियम से आ रही है उससे कंपेयर करके निकाल रहे हैं,
तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। पढ़ने का तरीका भी ऐसे, अगर ऐसे हो तो, ऐसे लिखा हो तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पहले लिखा है उसको, उसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, दूसरे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाले का। मतलब अब की बार सेकंड वाले के केस में क्या हो रहा होगा कि लाइट रे यहां से जा रही थी मीडियम 2 से, और क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो ये ऐसे जाएगी। क्लियर हुई बात? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, अब की बार लाइट मीडियम 1 में जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है मीडियम 2 के द्वारा। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। और एक और बात, ये जो रिफ्लेक्टिव, इसको नोट्स में डालें, नोट लिख के, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स may be greater than or less than 1, less than 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो बड़ा हो सकता है 1 से, या 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आप नोट्स में डालें, इस बात को मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट इज, अब कुछ फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। आपने देखा कि शुरू वाले फॉर्मूले में हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब अगर स्पीड जो है वो लार्ज होगी, इफ स्पीड लार्ज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लेस। ठीक है, कम। अगर स्पीड जो है वो लेस होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लार्ज। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तभी तो स्पीड कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तभी तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें बता रहा है कि हाउ द अमाउंट ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कितने अमाउंट में लाइट की स्पीड कम हो रही है, या लाइट की स्पीड कितने अमाउंट में कम हो रही है, वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स किस किस के ऊपर करता है? इट डिपेंड्स ऑन, refractive index depends upon nature of the material and wavelength of light। नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और बात नोट्स में लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the frequency, लिखो the speed of light and wavelength of light changes when it goes from one medium to another medium, but the frequency remains same। frequency remains same, it means आपके पास जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये दोनों ही चेंज करते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये अपने नोट्स में डालें, ये बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं जो लाइनें लिख रहा हूं। ठीक है, कॉपी करें। तो आपने देख लिया। अब ये जो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, और अब ये ऐसे लिखने का मतलब है कि इसको कंपेयर किया गया है एयर के साथ। ये N2 जो है ना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और N1 भी क्या है? N1 भी क्या है? सेम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है तो इसको कंपेयर किया जा रहा है एयर के साथ, और इसको कंपेयर किया जा रहा है एयर के साथ।
ठीक है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि जो n होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, तो इसकी इस मीडियम में जो वेलोसिटी होगी, इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, बोलो कितनी होगी, v2 होगी ना। तो v2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/v2 लिख सकता हूं, और इस मीडियम में होगी 1/v1। और जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो आप देख पा रहे हैं n2 ओवर n1 बराबर v1 ओवर v2, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, n2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2 और n1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1। और यही तो हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे ये कम होगा, और जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे ये ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले अपने नोट्स में डालें, ठीक है, आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो अपने नोट्स में ये फॉर्मूले डालते जाएं। सबसे पहला फॉर्मूला तो हमने यही देखा, क्या, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन देखा। तो ये ऐसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मीडियम 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको यहां मल्टीप्लाई, तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया मैंने, यही दोनों लिख दिया आपने, क्या, n2 ये ऐसे भी होता है v1 ओवर v2, ठीक है, n2 ओवर n1 बराबर v1 ओवर v2। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो दिया है n21, आपको दिया है 3/4, आपको बोल रहा है n12 निकालो, तो कैसे निकालोगे, n12 का फॉर्मूला देगा 1/n21, ठीक है। तो मतलब ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अरे क्लियर हो रही बात? ठीक है। आपको ये 2-3 बातें और लिखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो वाटर होता है वो आपके पास होता है 4/3, ठीक है, 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 3/2, दैट इज 1.5। ये अपने नोट्स में डालें। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42। ये कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपको इजी हो जाता है क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता होना चाहिए, ग्लास पता होना चाहिए, डायमंड पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का क्या कॉज हो सकता है, क्या कॉज होगा, बोलो, रिफ्रैक्शन का क्या कॉज होगा? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है। ये होता है आपके पास कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है कि लाइट की स्पीड का चेंज हो जाना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो लाइट जाती है, ठीक है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। आगे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो बेटा सबसे पहले मैंने बताया गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, दैट इज 1.5। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो बेटा आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, n21 निकालना हो तो 1/n12 लिखते हैं, ठीक है। या n, अगर nGA दिया है और nAG निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इसका उल्टा है ना, 1/nGA दैट इज इक्वल टू 1.15, और ये ऊपर 10 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.67 अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपके पास ये जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप खुद ट्राई करें। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट। तो बेटा सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो पहले, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन,
Find the refractive index of material if angle of incidence. It means angle of incidence is given, that is 45 degree, and angle of refraction in the material is 30 degree. It means angle R is given, that is 30 degree. तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ, करो गैस. स्नेल्स लॉ. कौन सा? स्नेल्स लॉ. साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यही होता है ना, ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू साइन आई. आई कितना है? 45 डिग्री. साइन आर 30 डिग्री. साइन आई, साइन 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1/√2. ठीक है, इनटू, और साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 1/2. तो 1/2 इसके नीचे ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा. ठीक है, इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √2. ठीक है, नीचे 2 हो जाएगा, और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी √2. √2 होता है 1.14 आपके पास. ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.414. क्लियर? क्लियर बेटा? पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे. तो आगे देखेंगे आप क्वेश्चन. तो पढ़िए क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो जो गिवन है उसको लिख लो. मतलब स्पीड ऑफ लाइट सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, इट मीन्स v इज इक्वल टू 2.26 × 10⁻. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब बोल रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अकेला लिखना है, मतलब एयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा? C/B. ये तो आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ गया आपके पास. तो कितना होगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.26 × 10⁸. ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1.33. आपको पता है वाटर का मैंने आपको पहले लिखवा दिया. इसको सोल्व भी करोगे आप, पॉइंट हटा के ऊपर ले जाओगे, तो ये 1.33 आएगा. क्लियर होगी बात? समझ आया? सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें. ठीक है, एक और बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर. ठीक है, इट हैज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस. ये भी नोट्स में डालें. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V. ये भी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इन वैक्यूम और इन मीडियम. ये नीचे मीडियम में है और ये वैक्यूम में है. ठीक है, तो आप देखो ये ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों. इट इज अ यूनिटलेस. ठीक है, ये यूनिटलेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खुद से सॉल्व करें पहले. गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. मतलब NGW फाइंड आउट करना है आपने, ये निकालना है. ठीक है, वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है 3/2, एंड दैट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3. आपको फाइंड आउट करना है GW. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. कैसे करोगे? कैसे करोगे देखो. तो आपको पता है n, इसको मैं ऐसे लिखता हूं NG/NW, और मैंने बोला ये होता है रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कंपेयर होगा, और ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये भी एयर से कंपेयर होगा. तो NGA आपको गिवन है कितना? 3/2. ठीक है, इंटू NWA भी दिया है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4. उल्टा हो जाएगा, 3 3 9, 4 2 8. तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8. ठीक है, पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आर. तो जो गिवन है वो लिख लो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर दिया है पहले, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 4/3, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर that is 3/2. If the speed of light in glass, it means speed of light in glass, that is 2 × 10⁸ meter per second. Find the speed of light in air. एयर में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, सबसे पहले एयर में निकालनी है. ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, बोलो. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
क्या करेंगे आप लोग देखें, क्या करेंगे सबसे पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपके पास गिवन है कितना, ये तो ऑब्वियसली गिवन है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, n बाई वी, सॉरी c बाई वी, ठीक है। तो यहां से c निकाल लेंगे, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, NGA इंटू वी, और NGA कितना है 3/2 इंटू वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू आपके पास दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज 2 इंटू 10⁸8, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो सेकेंड है, आपने निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के लिए निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना पड़ेगा, वाटर का, ये वाला लेना पड़ेगा ना। तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए तो आपके पास क्या होगा, NWA इज इक्वल टू C बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपको यही निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो 4 ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है, 339 9/4 इंटू 10⁸8, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.25 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है किसमें, वाटर में, स्पीड ऑफ लाइट कितनी किसमें होती है, वाटर में। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास किसमें ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में या ग्लास में, कहां है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, वाटर में। तो वाटर जो है वो ऑप्टिकली रेयर होगा ग्लास के लिए। अगर मैं एक मीडियम वाटर ले लूं, ये ऊपर वाटर है और नीचे ले लूं ग्लास, ठीक है, तो वाटर से जब लाइट रे जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों करेगी, क्योंकि ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम आपको पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, वाटर का होता है 1.33, ठीक है। तो जब दो मीडियम दिए हो आपस में कंपेयर करने के लिए, तो उनको भी, उनमें भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसमें स्पीड कम होती है। तो ऑप्टिकली डेंसर कौन है यहाँ पे, ग्लास, तो ग्लास में स्पीड भी क्या होगी 2×10⁸, तो ये स्पीड ज्यादा है वाटर में। क्लियर हुई बात। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यूज कहां होता है, ये दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये न्यूमेरिकल्स हैं सारे जो थे मैंने करवा दिए आपको, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट की, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारी लाइफ में कहां पे हम देखने को मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या हम इसे देख पाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला एक ग्लास है, ग्लास में आपने पानी डाला, पानी में एक पेंसिल डाल दी, पेंसिल बेंड हुई दिखती है, क्यों दिखती है हमें बेंड हुई। अब आप देखो, एक समझेंगे, कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर है, वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे निकाल दो। अब आपको पता है नॉर्मली इंसिडेंट है, ठीक है, डेंसर से रेयर में ज्यादा लाइट, तो ये ऐसे गई और ऐसे ही आपके पास इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरी रे ऐसे निकाल दो। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली जरूर लिखें, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, वाटर और बाहर है एयर, तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। तो आपको पता है जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है, तो यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी लाइट रे। अब बेटा आप देख रहे हैं कहीं यहां से, ठीक है, आप देख रहे हैं कहीं यहां से, ये आपकी आंख है, आप यहां से देख रहे हैं, तो बेटा आपको क्या दिख रहा है कि जहां पे ये रेज मीट करेंगी वहीं तो इमेज बन रही होगी, पता है ना, एक रे ये है, दूसरी रे ये गई, तो पीछे तक एक्सटेंड करेंगे, ये डाइवर्स है ना, ये कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे तरफ मिलेंगी। तो बेटा पीछे मिलाने पर ये देखो, ये जो मिला ये दिख रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट तो यहां रखा है, लेकिन देखो आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। तो एक शिकारी है, वो शिकार करने गया है, फिश का शिकार करने, ठीक है, तो उसको वो शिकार करना है, वो धनुष लेकर गया है। सर धनुष का क्या जरूरत है, तो वो नेट आता है, नहीं, मैं एग्जांपल को समझे, ठीक है। तो धनुष लेकर गया है, अगर उसको फिजिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉलेज होगा, तो बेटा वो क्या करेगा, वो वहां पे निशाना नहीं लगाएगा, उसको फिश दिख रही है नहीं, वो करेगा, वो थोड़ा उसके हट के निशाना लगाएगा, क्यों,
क्यों लगाएगा हटके? क्योंकि उसको पता है कि जब भी लाइट रे जो अंदर ऑब्जेक्ट है वहां से जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट करके, वो इस रिफ्रैक्शन की वजह से मुझे बेंड उसकी पोजीशन जो है वो अपेरेंट पोजीशन दिखती है, रियल पोजीशन नहीं है उस फिश की अपेरेंट पोजीशन दिखती है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा हट के निशाना लगाना है ताकि क्या हो कि वो उसका निशाना स्टिक लगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये इमेज तो यहां बन रही है, उसको दिख यहां पे रहा होगा, लेकिन निशाना उसको हट के लगाना पड़ेगा। ऐसे आपके पास अपनी फिंगर को आप डालते हो तो आपकी फिंगर बेंड हुई दिखती है कि नहीं दिखती है? नींबू डाल दो, नींबू का साइज बढ़ जाता है, हो जाता है। और आप देखो कि आप किसी गिलास को अपनी नोटबुक पे लिखे हुए कंटेंट के ऊपर रखें तो वो कंटेंट कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ दिखता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये इसका कारण होता है, इसकी वजह होती है जिसकी वजह से हमें वो जो उसका लेटर्स हैं उनके ऊपर गिलास रख दिया तो ऊपर उठे हुए दिखते हैं। आप शीशे का गिलास ले लो, उसको रख दो अपने बुक के ऊपर, तो आपको वो अक्षर जो है वो उभरे हुए दिखते हैं, ऊपर जो दिखते हैं, हालांकि बुक नीचे होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर कोई आपकी क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, तो हम उसको जरूर यहां पे मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।